Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 31 in Advanced Topics in Change Management. आज और इसके बाद वाले लेक्चर का हमारा बेसिक मकसद ये है कि अभी तक हमने जो कुछ चेंज मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इन 2 लेक्चर्स में उनको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए और जो बेसिक इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा दोहरा लिया जाए। देखिए, हमने जो चेंज मैनेजमेंट में हमारे इस कोर्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अनेबल यू टू एनालाइज हाउ एंड व्हाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर और लेस इफेक्टिव इन अचीविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। The course focuses on the key components of organizations that together generate distinct collective competencies and capabilities. It focuses on meso level. तो बेसिकली हमने कहा था कि हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आखिर वो क्यों दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, और फिर हमने ये देखना चाहते थे कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज़ पैदा होती हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि ये कोर्स मीज़ो लेवल पे फोकस करता है। मीज़ो लेवल से क्या मतलब कि ये इस तरह की बात, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इसके जो टॉपिक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के बारे में है, और ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और थ्योरी पे इसका मेन एम्फेसिस है। अगर आपको मज़ीद याद हो तो पहले लेक्चर में हमने कहा था कि जी के ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के 3 लेवल होते हैं जनरली। पहला लेवल जो है वो माइक्रो कहलाता है, और माइक्रो लेवल जो है वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करता है, और इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। दूसरा लेवल जो है वो मीज़ो लेवल कहलाता है, वो स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, और इसको हम ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन भी कहते हैं। तीसरा लेवल जो है वो मैक्रो कहलाता है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड मार्केट्स एंड सोशल सिस्टम्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करता है। ठीक है, और देखिए हमारा जो ये कोर्स था ये बेसिकली जो है ये फोकस करता था मीज़ो लेवल पे। और मीज़ो लेवल से क्या मरा था कि ये स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करता है, और बेसिकली ये इसकी सारी फिलॉसफी, इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन से रिलेटेड हैं। और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन से रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर हमें ये पता हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो हम उसको चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कि मैनेजरियल इश्यूज़ क्या थे जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में डिस्कस किए जाते हैं, या जिनको हमने थ्रू आउट अपने इस कोर्स में डिस्कस किया। ठीक है, वो थे हाउ टू एलोकेट, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल टास्क, हाउ टू अट्रैक्ट, सिलेक्ट, रिवॉर्ड एंड रिटेन एम्प्लॉयज, हाउ टू ग्रुप एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयज इनटू डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स एंड सब्सिडरीज, how to integrate and control operational units for strategic goals, which activities and skills to keep in the organization and which to outsource, how to manage relationships with suppliers, customers, competitors, investors and other organizations। तो याद रखिए कि देखिए कि इस पर्टिकुलर कोर्स का जो जिस किस्म के कुछ मेजर हमने मैनेजरियल इश्यूज इस कोर्स के दौरान डिस्कस किए, और पर्टिकुलरली केस स्टडीज़ में हमने उनको एनालाइज भी किया, तो वो किस किस्म के इश्यूज थे, वो थे कि हाउ टू एलोकेट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल टास्क, हाउ टू अट्रैक्ट, सिलेक्ट, रिवॉर्ड एंड रिटेन एम्प्लॉयज, हाउ टू ग्रुप एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयज इनटू डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स एंड सब्सिडरीज, हाउ टू इंटीग्रेट एंड कंट्रोल ऑपरेशनल यूनिट्स फॉर स्ट्रेटेजिक गोल्स, which activities and skills to keep in the organization and which to outsource, how to manage relationships with suppliers, customers, competitors, investors and other organizations। तो ये कुछ की इश्यूज हैं जो जनरली हमने देखा कि हमने अपनी केस स्टडीज़ में भी इन पे जो है फोकस किया। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिस पे कि हमने देखा था वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेसिकली एक ओपन सिस्टम के तहत काम करती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन और मटेरियल सोर्सेज जो हैं वो एनवायरनमेंट से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं,
और ऑर्गेनाइजेशन अगेन जो एनवायरनमेंट में है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में स्ट्रक्चर किया जाता है काम को, और इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक बेसिक सिंपल सा मॉडल है जो इस वक्त आप स्लाइड पे देख रहे हैं। ये मॉडल हमें बता रहा है कि हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो हम किस तरह से ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की शेप देते हैं। इसीलिए आप याद रखिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं क्योंकि ओपन सिस्टम्स हैं, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये सब्जेक्ट टू चेंज हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं है। एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, और क्योंकि एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है इसलिए उनको उसको बेहतर तौर पे रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने आप को कॉन्टिन्यूसली चेंज करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जी के कंपोनेंट्स ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, की कंपोनेंट्स जो हैं वो एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हैं। ऑपरेटिंग कोर की हमने बात की थी। ऑपरेटिंग कोर से क्या मरा था, दोज हु परफॉर्म और दोज हु ट्रांसफॉर्म द बेसिक इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। और मिडिल लाइन की हमने बात की। मिडिल लाइन कौन थे, दोज हु एडमिनिस्टर एंड सुपरवाइज ऑपरेटर्स। टेक्नोस्ट्रक्चर, those who standardize how work is carried out and controlled. Support staff, those who provide support services for the organization outside the operating workflow. Strategic apex, those who allocate resources, manage relations with environment and determine strategic goals. The dominant coalition. तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर कंपोनेंट्स हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन के जो की पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। ऑपरेटिंग कोर, ऑपरेटिंग कोर से क्या मराद है कि वो लोग दोज हु ट्रांसफॉर्म द बेसिक इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, जो कि बेसिकली वहाँ पे लोग जो काम करते हैं, वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो ऑपरेटिंग कोर का पार्ट होते हैं। मिडिल लाइन, मिडिल लाइन से क्या मराद है, दोज हु एडमिनिस्टर एंड सुपरवाइज ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटिंग कोर को जो वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको जो लोग सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उनको जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं मिडिल लाइन। टेक्नोस्ट्रक्चर, टेक्नोस्ट्रक्चर, दोज हु स्टैंडर्डाइज हाउ वर्क इज कैरिड आउट एंड कंट्रोल्ड। सपोर्ट स्टाफ, those who provide support services for the organization outside the operating workflow. Strategic apex, those who allocate resources, manage relations with environment and determine strategies and goals. The dominant coalition. Basically strategic apex जो है वो generally top management को कहा जाता है। अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लाइक डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक द कॉन्टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रक्चरल में हमने जो ये कुछ की इशू, जो की चीज़ें हैं जो कि जिन पे हम चेंज करते हैं, इन्हीं को हम चेंज करके सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल डायमेंशंस क्या है, नंबर 1 इज़ फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन से क्या मुराद थी, फॉर्मलाइजेशन से मुराद ये थी कि किस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो रिटन फॉर्म में हैं। ठीक है, ईच एंड की जो प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, की जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में अगर वो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं और सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं फॉर्मलाइजेशन इज हाई। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि किस हद तक जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क हैं उनको सेपरेट जॉब्स में डिवाइड किया जाता है, और हर जॉब जो है जो वर्कर्स हैं वो एक पर्टिकुलर हद तक एक सेपरेट जॉब जो है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करते हैं और उससे हट के उनको दूसरी जॉब्स में ट्रेन नहीं किया जाता। तो इसको हम कहते हैं अगर इस किस्म की एनवायरनमेंट हो तो वी से द स्पेशलाइजेशन इट इज हाई इन स्पेशलाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन अगेन कि जो वर्क प्रोसेसेस हैं, वर्क फ्लोज हैं, उनको किस हद तक जो है आउटपुट और कंट्रोल को किस हद तक स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ठीक है, अथॉरिटी हायरार्की, हायरार्की से क्या मुराद है कि जी कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जो हायरार्किकल लेवल्स हैं वो किस हद तक एग्जिस्ट करते हैं, और अथॉरिटी जो है वो हायरार्की में कहाँ लाई करती है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन,
सेंट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो जनरली टॉप मैनेजमेंट लेती है। स्किल लेवल के प्रोफेशनल ट्रेनिंग या ट्रेनिंग की किस हद तक रिक्वायरमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, तो इसको हम स्किल लेवल कहते हैं। पर्सनल रेशियोज के एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत होती है। इसके बाद कुछ जो हैं वो सिस्टमैटिक या कॉन्टेक्सचुअल इश्यूज हैं या कॉन्टेक्सचुअल डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, टेक्नोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट किस किस्म की है, गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या हैं और कल्चर क्या है जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। फिर कुछ और जो की कॉन्सेप्ट्स थे वो क्या थे, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज से क्या मुराद है। बेसिकली रिसोर्सेज जो हैं वो फर्म स्पेसिफिक, वैल्यूएबल, रेयर एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं। ये रिसोर्सेज जो हैं ये जनरली फाउंडेशंस, दे प्रोवाइड फाउंडेशंस टू कैपेबिलिटीज एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल। These can be thought of as the ability to coordinate activities, learn within an organization and reconfigure resources. Routines help to build resources and capabilities. अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉब्लम ऑफ लॉक-इन की बात की थी और हमने कहा था कि प्रॉब्लम ऑफ लॉक-इन क्या है कि जनरली फर्म स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होती हैं, रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं और उनको फॉलो करके जनरली हाई एफिशिएंसी अचीव की जाती है और रिलेटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजिकल लॉक इन होता है कि आप जिन रूटीन्स जिन प्रोसीजर्स के आदी होते हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते, या आप उनको चेंज नहीं करना चाहते, या जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे होते हैं आप उसको ही बेस्ट टेक्नोलॉजी समझते हैं। और जब तक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है और जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाईली एफिशिएंटली काम कर रही है, तो जनरली जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है उसको चेंज नहीं किया जाता है, उसको चेंज आसानी से नहीं किया जाता। और ये हम कहते हैं लॉक इन, प्रॉब्लम ऑफ लॉक इन, कि आप उस साइकिल से बाहर निकल के सोच नहीं सकते हैं, उस साइकिल को चेंज, उस साइकिल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज जनरली टर्म्ड एज प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग एंड चेंज। फिर अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि बहुत सारी जो 19वीं सदी थी और 20वीं सदी, वहाँ पे जो काम करने का तरीक़ाकार जो था वो फोर्ड के प्रिंसिपल्स पे काम किया जाता था। ठीक है, जब फोर्ड जो हेनरी फोर्ड जो था उसने जो प्रिंसिपल्स दिए थे असेंबली लाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो 20वीं सदी के और 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी में पर्टिकुलरली बहुत सारा जो जिस तरह फैक्ट्रीज़ को, प्लांट्स को, मिल्स को जिन प्रिंसिपल्स पे ऑर्गेनाइज किया जाता था, पर्टिकुलरली जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता था वो फोर्ड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो फोर्ड के प्रिंसिपल्स को अगर हम एनालाइज करने के लिए उसके करैक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं तो हमने कहा था कि हम प्रोडक्शन सिस्टम्स के, मार्केट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अगर देखें तो वो क्या, उनकी क्या पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम्स की बात करें तो डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड मशीनरी है जिसमें कि फोर्डिज्म में काम किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एंड लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज वर्क प्रोसेसेस हैं, इनफ्रीक्वेंट एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस चेंजेस हैं। मार्केट्स किस किस्म की हैं, स्टेबल मैस कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स, प्राइस बेस्ड कंपटीशन, एडवर्सल लिंक्स विद सप्लायर्स, ऑलिगोपोलिस्टिक। और ऑर्गेनाइजेशंस किस किस्म की होती है, मैकेनिस्टिक एंड ब्यूरोक्रेटिक, इनफ्लेक्सिबल विद हाई कॉस्ट, फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन, नैरो टास्क एंड स्किल्स, लिटिल और नो ऑटोनॉमी टू वर्कर्स। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया और हमने इसको हम कुछ चीज़ा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं अपने आखिरी 2 लेक्चर्स में। तो हमने ये देखा है कि फोर्डिज्म के जो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं, जिन बेसिस पे फोर्डिज्म के हम पहचान सकते हैं फोर्डिज्म को, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिहाज से हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट्स के लिहाज से और ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से हैं। आप देखिए फोर्डिज्म को अगर हम मज़ीद देखें तो प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका पहला प्रिंसिपल क्या है, रैशनलाइज वर्क एंड मैकेनाइज एज मच एज पॉसिबल। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट डिज़ाइन देन प्रोड्यूस एंड ऑर्गेनाइज वर्क। तीसरा प्रिंसिपल, सेल व्हाट यू प्रोड्यूस। चौथा प्रिंसिपल, प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड रिड्यूस कॉस्ट इवन इफ दिस मीन्स अ रिडक्शन इन क्वालिटी। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला प्रिंसिपल क्या है,
bulk production when there is stable and growing demand, otherwise small lot production. दूसरा क्या है, centralization of most decision making including that related to production in specialized divisions, vertical integration of networks and subcontractors as shock absorbers for demand fluctuations and targets for cost reduction. एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस के लिहाज से फोर्डिज्म के क्या प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एज सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, opportunities for training minimal on shop floor, maximal for management, hierarchical control and financial incentives to persuade workers to accept less stimulating work, conflictual industrial relations. देखिए ये कुछ फोर्ड के, कुछ बेसिक फोर्डिज्म के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमने कहा कि देखिए फोर्डिज्म में बेसिकली किस चीज़ पे एम्फेसिस है कि यू शुड बेसिकली फर्स्ट you should try to produce or design a thing, then produce it and then organize work, sell what you produce. Okay, generally industries working on the principle of Ford, generally they produce standardized goods and reduce cost, even if this means a reduction in quality. Organization के क्या characteristics होते हैं, bulk production when there is a stable and growing demand, otherwise small lot production. Centralization of most decision making including that related to production in specialized divisions, vertical integration and network of subcontractors as shock absorbers for demand fluctuations and targets for cost reduction. Employment relations के लिहाज से क्या basic principles है, division of labor and specialization as source of productivity, opportunities for training minimal on shop floor, maximum for management, hierarchical control and financial incentives to persuade workers to accept less stimulating work, conflictual industrial relations. देखिए अब हमने कहा था कि फोर्डिज्म जो है that has become counter productive nowadays, और अब फोर्ड से हट के दूसरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो है ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने कहा था कि जी फोर्डिस के प्रिंसिपल, जब फोर्डिज्म के प्रिंसिपल्स पे इंडस्ट्रीज को मज़ीद फर्दर कोशिश की जा रही है कि ना ऑर्गेनाइज किया जाए, और बिकॉज नाउ डेज जो वर्किंग इन्वायरमेंट जिस तरह चेंज हुई है उसमें फोर्डिज्म हैज़ बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। फॉर एग्जांपल फोर्डिज्म का प्रिंसिपल था रैशनलाइज एंड मैकेनाइज। इसका रिजल्ट क्या है, दिस मीन्स इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें खामी क्या है, inadequate mobilization of know-how, deepening of capital underutilization and rigidity, and this may lead to slowing of labor productivity and deterioration of overall factor productivity. Principle 2, design then produce and later organize. Substantial cost to change products, slow reaction to economic change, and इसका end result क्या है, inability to respond to changes in market volume and composition. Principle 3, sell what has already been produced. इसके में counterproductive या खामियां क्या हैं, inadequate diversification of product range, loss of contact with user expectations. इसका end result क्या है, large stocks and slow reaction to market changes. Principle 4 क्या है, produce average quality standardized goods at falling cost, search for returns to scale, quality neglected. इसका end result क्या है, diversification demands for quality in replacement market not taken into account. हमने कहा था कि जी के an alternative system जो है, जो कि आजकल दुनिया भर में जो है मैन्युफैक्चरिंग में इन पर्टिकुलर जिसके प्रिंसिपल्स पे ऑर्गेनाइजेशन की जा रही है, वो कहलाती है टियोटिज्म। अब टियोटिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या टियोटिज्म की क्या खूबियां हैं, ठीक है, तो याद रखिए कि टियोटिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल 1 है ऑप्टिमाइज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, लेबर, रॉ मटेरियल, स्टॉक। इंटीग्रेट research and development, organization of production and sales network. Produce what can be sold, aided by continuous and detailed market research. Produce high quality differentiated goods at continuously falling cost. अब देखिए इसके बरक्स
जो है फोर्डिज्म के बरक्स यहाँ पे डिफरेंट जो है वो उसके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं ट्योटिज्म के, इसलिए वो कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे जोर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने पे जोर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एम्फेसिस है, प्रोड्यूस व्हाट कैन बी सोल्ड एडेड बाय कंटिन्यूअस एंड डिटेल मार्केट रिसर्च, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डिफरेंशिएटेड गुड्स एट कंटिन्यूअसली फॉलोइंग कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? Integrate demand into the production process, diversify mass production, decentralize as much possible decisions concerning production, reduce middle management, integrate into networks and partnership operations in order to profit from specialization and coordination, establish long-term subcontracting relationships with the aim of promoting quality and innovation. Employment relations के लिहाज से reorganize production, maintenance, quality control and factory management, ensure synergy between a minimum level of education and professional training in order to maximize competencies. Introduce a human resource policy to develop employee loyalty and competency. Establish a long-term compromise between management and employees' competency and loyalty in exchange for employment stability or participation in company profit sharing. तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी वो कहते हैं आप डेवलप करें जिसका कि मकसद क्या हो कि एम्प्लॉय लॉयल्टी और कॉम्पिटेंसी जो है उसको उजागर किया जाए और लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप हो बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। देखिए हमने फिर देखा था कि जी के मॉडल्स ऑफ कंपटीशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या है फोर्डिज्म में और जो डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्शन मॉडल्स हैं। हमने कहा जी कि पहला मेथड क्या है वो फोर्डिज्म है, कस्टमाइज प्रोडक्शन है, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन है, डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स लें फोर्डिज्म की तो फॉर एग्जांपल सम कार्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉल सेंटर्स, दे कैन बी एग्जांपल ऑफ फोर्डिज्म। कस्टमाइज प्रोडक्शन, some advertising agencies and consultancies, diversified quality production, some cars, mechanical engineering, discontinuous innovation, biotechnology, some software developers and development firms. प्राइमरी बेसिस ऑफ मार्केट कंपटीशन क्या है फोर्डिज्म में? प्राइस होता है। कस्टमाइज प्रोडक्शन में क्वालिटी, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में अगेन क्वालिटी और डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में इनोवेशन जो है वो बेसिस ऑफ कंपटीशन होता है। प्रोडक्ट वॉल्यूम्स फोर्डिज्म में दे आर वेरी लार्ज, कस्टमाइज प्रोडक्शन में लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एंड डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में मीडियम एंड हाई और डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में मीडियम हाई। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट्स फोर्डिज्म में हाई होती, कस्टमाइज प्रोडक्शन में लिमिटेड होती है, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में मीडियम होती है और डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में मीडियम टू हाई होती है। डिफरेंशिएशन एंड चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फोर्डिज्म में लो, कस्टमाइज प्रोडक्शन में मीडियम, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में मीडियम और डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में हाई होती है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू कॉम्पिटेंस एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस फोर्डिज्म में लो, कस्टमाइज प्रोडक्शन में लिमिटेड, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में लिमिटेड और डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में हाई होती है। अगेन अगर हम देखें कि मॉडल्स ऑफ कंपटीशन और कोऑर्डिनेशन में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क प्रोसेसेस जो हैं वो फोर्डिज्म में लो होते हैं। ठीक है, कि काम को अगर हमें प्रोसेसेस को चेंज करना पड़े तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप उसको आसानी से चेंज कर सकें। कस्टमाइज प्रोडक्शन में मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में भी मीडियम होती है, डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर हम इंटरफर्म रिलेशंस की बात करें तो फोर्डिज्म में एडवर्सल रिलेशनशिप्स होते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्शन में कॉपरेशन विद कंपटीशन होता है, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में कॉपरेशन विद कंपटीशन, डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में एडवर्सल पर सम नैरोली फोकस्ड पार्टनरशिप्स। की ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज फोर्डिज्म में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है वो की मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी समझी जाती है। कस्टमाइज प्रोडक्शन में इंटीग्रेटिंग स्किल्स एंड अडेप्टिंग टू चेंजिंग डिमांड्स, डाइवर्सिफाइड क्वालिटी प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन में रिकन्फिगरिंग एसेट्स रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू टेक्निकल एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ये जो है इसको एक मेजर जो है मैनेजरियल कैपेबिलिटी समझा जाता है। देन अगेन
करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, और हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से क्या फ़र्क है, कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से क्या फ़र्क है। अगर हम देखें कि कोऑर्डिनेशन, लर्निंग और रिकन्फिग्रेशन के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो कॉम्पिटिटिव फोकस क्या है कोऑर्डिनेशन में, रियलाइज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप थ्रू सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, और लर्निंग के लिहाज से continual improvement of processes and products to meet changing conditions, reconfigurational के लिहाज से fast adaptation to rapidly changing market and technical context। अब देखिए की प्रोसेसेस जो हैं, की प्रोसेसेस कोऑर्डिनेशन के लिहाज से उसमें उसका एम क्या होता है कि टू एस्टैब्लिश रूटीन्स फॉर कंट्रोलिंग वर्क एंड इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरी तरफ लर्निंग में कंटिन्यूअल कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉलेज डेवलपमेंट, रिकन्फिग्रेशनल rapid adaptation of work processes, skills and other assets to meet changing conditions, involvement of employees and business partners in developing capabilities, coordination में varies, learning में high और reconfiguration में considerable, longevity of employer-employee commitment considerable for managers, learning में considerable for skilled workers, reconfiguration में it's generally limited। अगर आपको याद हो तो इस सिलसिले में जो हमने एक केस स्टडी को जिसको हमने एज अ एग्जांपल लिया था और हमने समझने की कोशिश की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है टर्न अराउंड कैसे किया, तो वो न्यूमी की थी, न्यू यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग मोटर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हमने कहा था कि न्यूमी का प्लांट जो था फ्रीमाउंट कैलिफोर्निया में वाक़ था। वहाँ पे हालात कुछ ऐसे थे कि 1985 में वो प्लांट जो है वो एडवर्सल रिलेशनशिप्स जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं, उसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो अगर आपको याद हो तो हमने न्यूमी की बात की थी, जब हम न्यूमी की बात कर रहे थे, और इसको हमने एज अ केस स्टडी लिया था टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन फोर्डिज्म एंड टोयोटिज्म। ठीक है, तो हमने कहा था न्यूमी जो था वो बेसिकली जनरल मोटर्स का एक प्लांट था फ्रीमाउंट कैलिफोर्निया में, जिसको कि 1985 में बंद करना पड़ा था। और उसकी वजह क्या थी कि देवर एडवर्सल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एनवायरनमेंट जो थी बड़ी एडवर्सल थी। जनरली वो नहायत अनएफिशिएंट प्लांट, इनएफिशिएंट किस्म का प्लांट था। ठीक है, लेकिन जब टोयोटा और जनरल मोटर्स ने एक जॉइंट वेंचर किया और टोयोटा ने उस प्लांट को रीऑर्गेनाइज किया और टोयोटिज्म के प्रिंसिपल्स पे उसको रीऑर्गेनाइज किया, तो वहाँ पे बिल्कुल काया पलट गई। और वहाँ पे वर्कर्स जो थे उन्होंने टोयोटिज्म के सिस्टम में, उन्हीं वर्कर्स ने बड़े एफिशिएंटली काम किया और अपने प्लांट को टर्न अराउंड करके दिखाया। ठीक है, और हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह टीम्स में काम किया, किस तरह उनको फॉर्मली मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि देयर वाज अ हाई पीयर प्रेशर, जो कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे को कंट्रोल करते थे और ख़ुद से सब कुछ ऑर्गेनाइज करते थे और मैनेज करते थे। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जी के टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल हो सकता है इन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस। इसका हमने ट्रेडिशनल जी हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी में जो एक ट्रेडिशनल व्यू है उसमें टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा था जी टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है उसका एनालिसिस करती है। ठीक है, जो आप स्लाइड देख रहे हैं अपने राइट हैंड साइड पे, आप अभी एक स्लाइड देख रहे हैं, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो टॉप मैनेजमेंट टीम है। टॉप मैनेजमेंट टीम क्या है, जो अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसका एक एनालिसिस करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने से क्या मुराद है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, अनसर्टेनिटी और रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं उनका एक जायज़ा लिया जाता है। और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस हैं, डिस्टिंक्ट कम्पिटेंसीज हैं, लीडरशिप स्टाइल है और पास्ट परफॉर्मेंस जो है, इन चीज़ों का सबका जायज़ा लिया जाता है। और फिर जो टॉप मैनेजमेंट टीम जो है वो स्ट्रैटेजी बेसिकली डिफाइन करती है। टॉप मैनेजमेंट टीम जो है जनरली ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और गोल डिफाइन करती है, और फिर वो जो है वो ऑपरेशनल गोल्स और कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड देन दे आल्सो अपनी जो उनका मिशन और जो गोल और जो स्ट्रैटेजी होती है उसके मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसमें उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होगी,
किस किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, किस किस्म की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, क्या ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ होंगी, क्या इंसेंटिव पॉलिसीज़ होंगी, किस किस्म का कल्चर होगा और इंटर ऑर्गेनाइजेशन लिंकेजेस किस किस्म के होंगे, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है मिशन और गोल्स को मद्देनजर रखते हुए। अब इसका आउटकम क्या हो सकता है? क्या आउटकम ये हो सकता है कि या तो आप रिसोर्सेज जो हैं वो इंतहाई इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, आप बड़े एफिशिएंट होते हैं, गोल्स को अटेन कर लेते हैं, स्टेक होल्डर्स जो है, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, और आप जो हैं जो डिफरेंट आपकी जो कम्पीटिंग वैल्यूज़ हैं उनको इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसका जो है अगर ये स्ट्रैटेजी राइट स्ट्रैटेजी फॉर्म की गई हो, जहाँ एक राइट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की गई हो, तो उसका रिजल्ट क्या है कि आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो जाती है, और जब आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो जाती है तो आप फर्दर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जो थ्रेट्स को अपने आप से अपने ऑर्गेनाइजेशन से दूर रख सकते हैं। फिर हमने कहा था जी कि इन्फ्लुएंसेस ऑन टॉप मैनेजमेंट चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओनरशिप ग्रुप्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, लेंडर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स और रेगुलेटर्स और कंपटीटर्स, ये सब जो हैं ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी। फॉर एग्जांपल जो ओनर्स हैं उनकी कुछ अपनी डिमांड्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स की अपनी डिमांड्स हो सकती हैं, लेंडर्स उनकी अपनी डिमांड्स हो सकती हैं, कस्टमर्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एंड देन देयर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द नेचर ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज़ जो टॉप मैनेजमेंट टीम है उसकी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस क्या है, एंड देन अगेन क्या वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो इनसाइडर्स पे मुश्तमिल है या आउटसाइडर्स पे मुश्तमिल है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को, उसकी फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। फिर हमने कहा था जी कि स्ट्रैटेजी चॉइसेस के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको हम डिफेंडर्स प्रोस्पेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफेंडर्स क्या होते हैं, बेसिकली उनके क्या स्ट्रैटेजिक चॉइसेस होती हैं, दे डोमिनेट नैरो डोमेन बाय प्राइसिंग एंड सर्विस, उनमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है, दे नीड लिटिल एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड जनरली दे इमिटेट इनोवेशंस। रिस्क क्या होते हैं, मार्केट चेंजेस थ्रेटन निच। फिर हमने कहा था डिफेंडर्स के और इंजीनियरिंग चॉइसेस के लिहाज से क्या उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरली दे आर बेस्ड ऑन सिंगल कोर, कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वर्टिकल इंटीग्रेशन पे जोर होता है, कॉस्ट रिडक्शन और इम्प्रूवमेंट्स पे जोर होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट चेंजेस में थ्रेटन देयर टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की क्या चॉइसेस हैं डिफेंडर्स की, जनरली दे आर ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस पे बहुत एम्फेसिस होता है, इंटेंसिव सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लानिंग की जाती है, हाई स्टैंडर्डाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन पे जोर होता है। रिस्क क्या है, दे आर जनरली स्लो टू अडेप्ट। प्रोस्पेक्टर्स क्या थे, हमने कहा जी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या हो सकती हैं प्रोस्पेक्टर्स की, दे क्रिएट एंड एक्सप्लॉइट न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, ब्रॉड एंड डायनामिक डोमेन्स होती हैं, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, स्कैनिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केट एनवायरनमेंट्स और ऑफेंसिव इनोवेशंस, रिस्क, एक्सटेंडेड रिसोर्सेज एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोस्पेक्टर्स की इंजीनियरिंग चॉइसेस क्या हो सकती हैं, दे मे हैव फ्लेक्सिबल मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, लिमिटेड मैकेनाइजेशन, रिस्क क्या होता है, failure to achieve technological or economies of scale. Prospectus 3, organization design choices क्या हो सकती हैं, adhocracy, large dynamic coalition, R&D, particularly in R&D and marketing, product-based or market-based groupings, market-based groupings, extensive problem finding, planning, low standardization, low centralization, elaborate liaison mechanisms, risk in efficient use of resources. Analyzers, उनकी strategy choices क्या होती हैं, they combine exploitation of new products and markets with domination stable domain, hybrid domains, efficiency and innovation goals हो सकते हैं, scanning for markets more than for products, defensive innovations पे emphasis होता है, risk imbalance between flexibility and stability. इंजीनियरिंग चॉइसेस क्या होती हैं, ड्यूल टेक्नोलॉजिकल को इन्वेस्टमेंट इन अप्लाइड रिसर्च, देयर रिस्क का फेलियर टू अचीव आइदर इनोवेशन और एफिशिएंसी। एनालाइजर्स की और क्या ऑप्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन चॉइसेस क्या होती हैं,
differentiation to fit disparate strategies, marketing and applied research, core periphery correlation. They have a matrix structure, intensive and extensive planning, mixed standardization with numerous coordination mechanism. Risk क्या होते हैं? Failure to integrate effectively, high coordination cost. अब हम अगर एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंडर्स, प्रॉस्पेक्टर्स और एनालाइजर्स को उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो क्या है? एनवायरनमेंट्स स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो डिफेंडर्स की एनवायरनमेंट जो है वो हाईली स्टेबल होती है, प्रॉस्पेक्टर्स की एनवायरनमेंट लो स्टेबिलिटी होती है, उसमें एनालाइजर्स वेरी कर सकता है. कॉम्प्लेक्सिटी डिफेंडर्स लो कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन प्रॉस्पेक्टर्स हाई कॉम्प्लेक्सिटी और एनालाइजर्स दे मे हैव हाई कॉम्प्लेक्सिटी. हॉस्टिलिटी डिफेंडर्स को जनरली मीडियम लेवल ऑफ हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है, प्रॉस्पेक्टर्स को अगेन मीडियम और एनालाइजर्स को लो हॉस्पिटलिटी. डिस्पैरिटी डिफेंडर्स लो, प्रॉस्पेक्टर्स लो एंड एनालाइजर्स हाई. एनवायरमेंटल स्कैनिंग डिफेंडर्स लिमिटेड, प्रॉस्पेक्टर्स ब्रॉड, मार्केटिंग एंड R&D में, एनालाइजर्स मार्केटिंग R&D एंड अप्लाइड रिसर्च. अगर हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टेबिलिटी डिफेंडर्स की टेक्नोलॉजी के लिहाज से हाई होती है, प्रॉस्पेक्टर्स लो स्टेबिलिटी होती है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी में बी प्रॉन टू चेंज. एनालाइजर्स मिक्स होती है. देन अगेन कॉम्प्लेक्सिटी टेक्नोलॉजी की डिफेंडर्स में लो कॉम्प्लेक्सिटी शो करती हैं या आसान टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, प्रॉस्पेक्टर्स हाईली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और एनालाइजर्स भी हाईली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. डोमिनेंट कोएलिशन साइज डिफेंडर्स का स्मॉल साइज होता है, प्रॉस्पेक्टर्स दे आर जनरली लार्ज इन साइज, एनालाइजर्स जो हैं उनका मीडियम साइज होता है. स्टेबिलिटी कोएलिशन के लिहाज से डिफेंडर्स में हाई, प्रॉस्पेक्टर्स लो और एनालाइजर्स में मीडियम. बैकग्राउंड डिफेंडर्स प्रोडक्शन फाइनेंस, प्रॉस्पेक्टर्स R&D एंड मार्केटिंग, एनालाइजर्स मार्केटिंग अप्लाइड रिसर्च. अब अगर हम मैनेजिंग इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस, मोड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन्फ्लुएंस की बात करें तो देखिए कि इंटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस और मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इन्फ्लुएंस पे हमने क्या कहा था कि ओनरशिप लिंक्स होते हैं. एक ही ओनर जो होता है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का मालिक हो सकता है या डिफरेंट फर्म्स का मालिक हो सकता है. कॉन्ट्रेक्चुअल लिंक्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अलायंसेस, जॉइंट वेंचर्स एक्सेट्रा. इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स हो सकते हैं. यू मे ट्रांसफर योर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर मैनेजर्स टू अदर फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज. प्रॉफिट पूलिंग की जा सकती है, फेडरेशन ऑफ फर्म्स बनाई जा सकती हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग पे एम्फेसिस होता है, मिल्क एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की जा सकती है, ट्रेड एसोसिएशंस बनाई जा सकती हैं, ऑब्लिगेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग की जा सकती है, पेटेंट एक्सचेंज एंड पूलिंग की जा सकती है. ठीक है. फिर हमने कहा था कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिहाज से एनवायरनमेंट का अगर हम एनालाइज करना चाहें तो एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो सिंपल से हाईली कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर सकती है. अगर हम एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो सिंपल हो सकती है या हाईली कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो सकती है. एनवायरमेंटल चेंज की बात करें तो एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल हो सकती है या अनस्टेबल हो सकती है. ठीक है. तो जनरली जो एक सिंपल प्लस स्टेबल एनवायरनमेंट होगी इसको हम कहते हैं कि लो अनसर्टेनिटी है इस किस्म के एनवायरनमेंट में. तो लो अनसर्टेनिटी की एनवायरनमेंट किस किस्म की होती है? स्मॉल नंबर ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स, इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल नंबर होते हैं जो कि इस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं एंड जनरली दे आर सिमिलर. नंबर 2, एलिमेंट्स रिमेन द सेम और चेंज स्लोली. इसकी एग्जांपल्स क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलर्स, बियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, लोकल यूटिलिटीज, कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स. कॉम्प्लेक्स प्लस स्टेबल हम कहते हैं लो मॉडरेट अनसर्टेनिटी होती है. ठीक है. जहाँ पे चेंज के एनवायरनमेंट के लिहाज से कॉम्प्लेक्स हो सकती है एनवायरनमेंट और जो है जनरली चेंज के लिहाज से जो है वो स्टेबल हो सकती है. तो इसमें जो अगर आप जैसे स्लाइड पे देख रहे होंगे, जैसे स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स एंड दे आर डिसिमिलर, एलिमेंट्स रिमेन द सेम और चेंज स्लोली. एग्जाम्पल्स यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज. एंड देन अगेन वी हैव अनदर क्वाड्रेंट जहाँ पे एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिंपल हो सकती है
या एनवायरमेंटल चेंज जो है वो अनस्टेबल हो सकती है। इसको हम कहते हैं हाई मॉडरेट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे जनरली स्मॉल नंबर ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स एंड दे आर सिमिलर, एलिमेंट्स चेंज फ्रीक्वेंटली एंड अनप्रेडिक्टेबली। एग्जाम्पल्स पर्सनल कंप्यूटर्स, फैशन क्लोथिंग, म्यूजिक इंडस्ट्री, टॉय मैन्युफैक्चरर्स। अगेन जो हमारा आखिरी क्वाड्रेंट है वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है और अनस्टेबल भी हो सकती है। हम कहते हैं हाईली अनसर्टन एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जनरली दे आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स एंड दे आर डिसिमिलर, एलिमेंट्स चेंज फ्रीक्वेंटली एंड अनप्रेडिक्टेबली एंड रिएक्टिवली। एग्जाम्पल्स अमेरिकन एयरलाइंस, ऑयल कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स एंड एरोस्पेस फर्म्स। अब जनरली ऑर्गेनाइजेशन के पास दो चॉइसेस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन, या तो मैकेनिस्टिकली डिज़ाइन की जा सकती हैं या ऑर्गेनिकली डिज़ाइन की जा सकती हैं। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जनरली देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ टास्क स्पेशलाइजेशन एंड सेपरेशन, प्रिसाइज एंड रिजिड रोल डेफिनेशंस, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क पे एम्फेसिस होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल, वर्टिकल कम्युनिकेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डिसीजंस, लॉयल्टी टू फर्म एंड ओबीडियंस टू सुपीरियर्स। ऑर्गेनिक फर्म किस किस्म की हो सकती है? टास्क एंड स्किल इंटीग्रेशन पे एम्फेसिस होता है, डिफ्यूज एंड फ्लेक्सिबल रोल्स होते हैं, मल्टीपल कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डाइवर्स सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस एग्जिस्ट करते हैं, कमिटमेंट टू टास्क एंड टू एक्सपर्टीज़ होती है। कमिटमेंट जो है वो टास्क या एक्सपर्टीज़ के साथ होती है यहाँ, जबकि दूसरी तरफ मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने गौर किया हो तो कमिटमेंट जो है वो फर्म के साथ होती है और ओबीडियंस टू सुपीरियर्स होती है। ठीक है, इसी तरह देखें कि डाइवर्स सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं, जबकि वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन पे जोर है। ठीक है, इस तरह कम्युनिकेशन वहाँ पे जनरली वर्टिकल होती है, यहाँ पे मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में। अगेन अगर हम देखें तो उसी डायग्राम को जो पहले जिसको हमने देखा था, तो अगर हम एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सेस पे लें और एनवायरमेंटल चेंज को वाई एक्सेस पे लें और हम कहेंगे कि लो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है एक एनवायरमेंट, एक फर्म के एनवायरमेंट जो है वो लो अनसर्टेनिटी करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके लो मॉडरेट अनसर्टेनिटी हो सकती है, हाई मॉडरेट अनसर्टेनिटी हो सकती है, हाई अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो जनरली लो अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में डिज़ाइन के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉर्मलाइज और सेंट्रलाइज हो सकता है, फ्यू डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, नो इंटीग्रेटिंग रोल्स होते हैं, ऑपरेशनल ओरिएंटेशन और लिमिटेड लिटिल इमिटेशन पे जोर होता है। लो टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, फॉर्मल, सेंट्रलाइज, मैनी डिपार्टमेंट्स, सम बाउंड्री स्पैनिंग, फ्यू इंटीग्रेटिंग रोल्स, some planning and some imitation. High moderate uncertainty, organic structure, teamwork, informal and decentralized, few departments, much boundary spanning, few integrating roles, planning orientation, quick to imitate. High uncertainty, organic structure again, teamwork, informal and decentralization पे जोर होता है, many departments, differentiated, extensive boundary spanning होती है, मैनी इंटीग्रेटिंग रोल्स होते हैं, एक्सटेंसिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड एक्सटेंसिव इमिटेशन पे जोर होता है। ठीक है, तो अगर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद हो तो हमने NHS साउथ डेवन ट्रस्ट की एग्जांपल ली थी और हमने देखा था कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पर्टिकुलरली जो लेबर पार्टी थी, उसने प्रॉमिस किया था कि वो आके NHS के सिस्टम को बेहतर करेगी, जब बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपनी आवाम को प्रोवाइड करेंगी। और उनकी जो जिस तरह स्ट्रैटेजी चेंज हुई और जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हुई तो उन्होंने अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो है वो चेंजेस इम्प्लीमेंट की अपने NHS स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्राइमरी ट्रस्ट और सेकेंडरी ट्रस्ट इंट्रोड्यूस किया अगर आपको याद हो, और हमने देखा था फियोना जेंकिंस को साउथ डेवन ट्रस्ट ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो स्ट्रोक यूनिट को रीडिज़ाइन करे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट चेंज होती है तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको याद हो तो हमने एक जो इम्पॉर्टेंट बात की थी वो हमने ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल की भी बात की थी और हमने ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो डिफरेंट चीज़ों को देखा था। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में या स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हमने कहा था जी कि अगर हम लें तो स्टेजेस क्या हो सकती हैं, जैसे कि आप अपनी स्लाइड पे देख रहे हैं कि स्टेजेस जो हैं वो एंटरप्रेन्योर स्टेज हो सकती है, कलेक्टिविटी स्टेज हो सकती है,
फॉर्मलाइजेशन स्टेज हो सकती है और एलैबोरेशन स्टेज हो सकती है, ठीक है। और साइज जो है वो स्मॉल से जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाती है या दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पे जाती है, उसी तरह उसका साइज जो है वो स्मॉल से लार्ज की तरफ बढ़ता जाता है। तो हमने कहा था बेसिकली एंटरप्रेन्योर स्टेज क्या होती है, जब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो किसी उसके पास कोई आइडिया होता है, उसके पास कोई प्रोडक्ट होता है, उसके पास कोई सर्विस होती है, और वो एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए या अपनी फर्म को लॉन्च करता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर स्टेज में ये सब कुछ उस एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो उस एंटरप्रेन्योर की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, और जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर स्टेज से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्टिविटी स्टेज की तरफ मूव करती है, तो अगेन अब वहाँ पे जो लीडर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो फाउंडिंग लीडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे आर क्वाइट करिज्मेटिक इन नेचर, ठीक है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्टिविटी स्टेज से फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे जाना शुरू करती है, तो जनरली लीडर ये रिक्वायरमेंट होती है कि ही शुड प्रोवाइड अ क्लियर पाथ ऑफ फ्यूचर, जहाँ वो एक प्रोविजन ऑफ क्लियर डायरेक्शन दे और बताएं कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मूव करेगी। जनरली फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे लीडर हैज़ टू डेलीगेट सर्टन कंट्रोल टू अदर मैनेजर्स, और जहाँ जनरली प्रोफेशनल मैनेजर्स इसी स्टेज पे हायर किए जाते हैं, ठीक है। और एडिशनल जो है वो इंटरनल सिस्टम्स जो है वो इसी स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। देन कम्स द एलैबोरेशन स्टेज, और एलैबोरेशन स्टेज में अगेन यू नीड टू डील विद टू मच रेड टेप। अब एलैबोरेशन स्टेज में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जनरली वो स्लो डाउन हो जाती है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स उसके मार्केट में छा जाती हैं, उसकी रेपुटेशन अच्छी डेवलप हो चुकी होती है, कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं, एक साइकिल चल पड़ता है, और कभी कभार यहाँ पे दोबारा ऑर्गेनाइजेशन को रीवाइटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और रीवाइटलाइजेशन के लिए हमने कहा जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे थिंक बिग बट स्मॉल कंपनी की शेप में काम करती हैं, ठीक है। और हमने कहा था जी कि इनमें फिर टीम वर्किंग पे, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, और जनरली या तो आपका रिवाइवल हो जाता है या आप मैच्योरिटी पे कंटिन्यू करते रहते हैं, तो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस स्टेज पे डिक्लाइन की तरफ भी चली जाती हैं। फिर हमने कहा जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस क्या हैं। स्लाइड पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, प्रोडक्ट सर्विस के लिहाज से, रिवॉर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन वो जो स्टेजेस हैं, एंटरप्रेन्योर है, कलेक्टिविटी है, फॉर्मलाइजेशन है, एलैबोरेशन है। एंटरप्रेन्योर स्टेज जनरली नॉन ब्यूरोक्रेटिक होती है, कलेक्टिविटी स्टेज जो है प्री ब्यूरोक्रेटिक होती है, फॉर्मलाइजेशन स्टेज जो है वो ब्यूरोक्रेटिक होती है अगेन, एलैबोरेशन स्टेज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी का मिक्सचर हो सकती है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने कहा था कि एंटरप्रेन्योर स्टेज में जनरली इनफॉर्मल 1% शो होता है, ठीक है। और हमने कहा था जी कलेक्टिविटी की स्टेज में मोस्टली इनफॉर्मल सम प्रोसीजर्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर हमने कहा जी कि फॉर्मलाइजेशन की स्टेज में फॉर्मल प्रोसीजर्स, डिवीजन ऑफ लेबर एंड न्यू स्पेशलिटीज ऐड की जाती हैं। एंड देन जनरली एलैबोरेशन की स्टेज में देयर इज अगेन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क विद इन ब्यूरोक्रेसी, स्मॉल कंपनी थिंकिंग पे एम्फेसिस होता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर की स्टेज पे सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस होती है, कलेक्टिविटी की स्टेज पे मेजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, एलैबोरेशन की स्टेज पे, जब फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे यू मे हैव अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगेन एलैबोरेशन की स्टेज पे यू मे हैव मल्टीपल लाइंस। रिवॉर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम जनरली जो है एंटरप्रेन्योर स्टेज पे इज पर्सनल और पैटर्नलिस्टिक, और देन अगेन कलेक्टिविटी की स्टेज में अगेन दे रिमेन पर्सनल एंड कंट्रीब्यूशन टू सक्सेस पे एम्फेसिस होता है। फॉर्मलाइजेशन की स्टेज पे इम्पर्सनल फॉर्मलाइज सिस्टम्स, और देन अगेन एलैबोरेशन की स्टेज पे एक्सटेंसिव टेलर टू प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। जनरली हमने कहा जी 5 फेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है, अगर हम उनको बर्थ, ग्रोथ और मैच्योरिटी में हम डिवाइड करें, तो बर्थ के क्या डिफरेंट उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जनरली बर्थ में फ्रीक्वेंट इनोवेशन पे जोर होता है, फाइंडिंग अनफिल्ड निचेस पे जोर दिया जाता है, जनरली देयर इज एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ मिडल मैन, वर्टिकल इंटीग्रेशन पे जोर होता है, स्मॉल साइज होती है कंपनी, वन और फ्यू ओनर्स होते हैं, सिंपल सेंट्रलाइज्ड
स्ट्रक्चर होता है, रिस्क टेकिंग पे एम्फेसिस होता है। ग्रोथ में जनरली यू ब्रॉडन योर प्रोडक्ट लाइंस, देयर इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, लॉबिंग, रिलेटेड एक्विजिशंस एंड साइज इंक्रीज हो जाता है, ब्रॉडर ओनरशिप हो जाती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यू इंक्रीज योर स्टाफ नंबर्स एंड देयर इज लेस ऑफ रिस्क टेकिंग। मैच्योरिटी, फ्यू चेंजेस, फॉलो कंपटीशन, ब्रॉडर मार्केट्स, लार्ज साइज हो जाता है, ओनरशिप भी इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ ओनर्स अब पार्ट हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड हो सकते हैं कंपनी, डाइवर्स ब्रॉड फोकस होता है कंपनी का, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है, सैलरीड मैनेजर्स होते हैं जनरली, देयर इज लेस डेलीगेशन नाउ, एफिशिएंसी फोकस होती है, कंजर्वेटिवली डिसीजन लिए जाते हैं। और फिर रिवाइवल और डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो रिवाइवल में जनरली अगेन और इनोवेशंस पे फोकस किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाता है, नई मार्केट्स पे फोकस किया जाता है, स्टिल दे मे बी मैनी ओनर्स, डिविजनल स्ट्रक्चर्स अपनाने की कोशिश की जाती है, सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी होती है और डिसेंट्रलाइज किए जाते हैं ऑपरेशंस, इंक्रीज मार्केट या इंक्रीज एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है, रिस्क टेकिंग की जा सकती है। डिक्लाइन जनरली जब डिक्लाइन की स्टेज पे एक ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है तो प्राइस कट्स पे फोकस होता है, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, श्रिंक मार्केट श्रिंक हो जाती है, देयर इज नो क्लियर स्ट्रैटेजी, रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रलाइजेशन हाई होती है, लिटिल स्कैनिंग की जाती है एनवायरनमेंट की, एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म एग्जिस्ट करता है, देयर इज लिटिल इनोवेशन एंड यू आर जनरली रिस्क अवर्सिव। फेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स किस किस्म की हो सकती हैं? जनरली यू आर ब्लाइंडेड, रेमेडीज you can go and find some good information. Inaction, you can diagnose and implement change. Faulty action, you can correct mistakes and maintain commitment. Crisis, effective, you can effectively reorganize your organization. Dissolution, if you desolate your organization, then there is no remedy to do anything about it. Corporate turnaround phases and revitalizations क्या हो सकते हैं? Generally, you should be willing to face the crisis, retrenchment and cost cutting. Reinvestment, you should focus on core skills and invest in them for the future. Rebuilding, reshaping the organization around new goals and skills for the future. अब देखें corporate turnaround की हम बात कर रहे हैं और phases and revitalization. अब देखिए you should be able to face the crisis, retrenchment और cost cutting. Reactive phase है, reinvestment. You should focus on your core skills and invest in them for the future. Rebuilding, you should reshape the organization around new goals and skills for the future. अब देखिए जनरली जो टर्न अराउंड है उसमें लीडरशिप अगेन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, जहाँ लीडरशिप जो है उसका एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल है। और वो किस लिहाज से? फॉर एग्जांपल ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू विद अ न्यू विजन, जहाँ कंपनी के लिए एक नया विजन उनके पास होना चाहिए कि वो अपनी कंपनी को रिवाइव कैसे कर सकेंगे। मोबिलाइज कमिटमेंट, अपने एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को मोबिलाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जनरली इफ दे हैव करिज्मेटिक पर्सनैलिटी तो देयर आर चांसेस कि दे विल बी एबल टू मोबिलाइज द कमिटमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। They should be able to change routines and structures to support new strategy. And then leaders should have ability कि उनको अगर routines और structures जो हैं उनको change करना पड़ता है तो वो उस काबिल हों कि वो उन routines और structures को change कर सकें। तो अभी हमने थोड़ा सा जो है कुछ आधे हिस्से का हमने जायज़ा लिया इस लेक्चर में कि हमने जो पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में आधे लेक्चर्स में हमने क्या कुछ देखा था। अब याद रखिए कि इस सिलसिले में हमने कॉग्निजेंट की भी एग्जांपल ली थी, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की, अगर आपको याद हो तो। और हमने बात कहा था कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो अब ऑफशोर आईटी डेवलपमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। और अब कुछ इंडियन फर्म्स जो हैं वो इतनी इस हद तक ग्रो कर चुकी हैं कि उनके पास 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए जो है वो यूएस और मिडल ईस्ट और यूरोप में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि
हमने इसमें पर्टिकुलरली जो है वो कॉग्निजेंट की एग्जांपल ली। हमने कहा TCS, कॉग्निजेंट, विप्रो जो है ये कोई Tier 1 इंडियन फर्म्स हैं। और हमने कहा जी कॉग्निजेंट जो है वो शुरू से जो है उसने अपनी स्ट्रैटेजी जो थी वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से चेंज रखी थी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो अमेरिका को जो है वो उसके डिफरेंट रीजन्स के लिहाज से डिवाइड करती थी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, वेस्टर्न हेमस्फेयर। लेकिन इसने उसको बिजनेस प्रोडक्ट्स, बिजनेस जो इम्पोर्टेंट बिजनेसेस हैं उनकी बेस पे उसको अपनी मार्केट को डिवाइड किया, ठीक है, लाइक फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ठीक है। और देन अगेन ये इसने एक चेंज लेके आए, एंड देन अगेन उनको उसने वर्टिकल फंक्शन से सपोर्ट किया, ठीक है, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, ऑरेकल डिवीजन, जावा प्रोग्रामर्स, ठीक है, कि एक साइड पे तो उसने उसको डिवाइड किया था कि अपने बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो हमारे डिवीजन्स हैं वो हेल्थ केयर को अलहदा डील करेंगे, फाइनेंस को अलहदा, इंश्योरेंस को अलहदा, और फिर उसने एक टीम्स जो थी कि जावा प्रोग्रामर्स की ये टीम है, ये फंक्शनल ग्रुप है जावा प्रोग्रामर्स का, ये C++ का है, ये फाइनेंस से रिलेटेड लोगों का है, ये कंसल्टेंट से रिलेटेड लोगों का है, ठीक है। तो उसने इस किस्म का एक मैट्रिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। एंड देन अगर आपको याद हो तो वो 2 in box की फिलॉसफी के साथ ऑपरेट करते थे कि जनरली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो क्लाइंट के साथ इस्टेब्लिश करने पे एम्फसिस होता था, ठीक है। और जो कॉग्निजेंट की एक टीम है वो एम्प्लॉई की या क्लाइंट की साइट पे जाके उसके बिजनेस को स्टडी करती थी, उसके हालात का जायज़ा लेती थी, और जिस जो क्लाइंट की चेंजिंग नीड्स हैं उनके मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश की जाती थी। और फिर हमने देखा कि उन्होंने किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से जब वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कैसे उन्होंने इस प्रोसेस को मज़ीद फर्दर बेहतर बनाया। फिर हमने एक और केस स्टडी जो सिलसिले में देखी थी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अगर आपको याद हो तो हमने GE की बात की थी, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन की बात की थी, और हमने ये बात की थी कि एमलेट जब उसका CEO बना तो उसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आपको याद हो तो जैक वेल्च जो था वो जनरल इलेक्ट्रिक का 20 साल तक एक इंतहाई कामयाब CEO था, और जिसने कोई जनरल इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स की वेल्थ में जो है वो 20 साल में ऑन द एवरेज 22% एवरी ईयर इंक्रीज लेके आया था, ठीक है। तो जैक वेल्च के जाने के बाद जो जैक वेल्च की जो पॉलिसी थी उसको एज अ एफिशिएंट GE को एज अ एफिशिएंट मशीन के तौर पे चला रहा था, और जैक वेल्च अगर आपको याद हो तो उसका मार्केटिंग में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। जब मार्केटिंग को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं समझता था, और जनरली वो एक क्लेवर डील मेकर था, ठीक है। एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू उसने GE को ग्रो किया, ठीक है। लेकिन एमलेट जो था वो ये समझता था कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने GE की जो अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, और GE में जो खूबियां हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें। फॉर पर्टिकुलरली GE में ये एबिलिटी पैदा करने की कोशिश करें कि वो इनोवेशंस पे फोकस करें, नए प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। और इस सिलसिले में हमने देखा कि उन्होंने जो हमने पर्टिकुलरली ईवो की एग्जांपल दी गई थी उसके स्टडी में कि ईवो में उन्होंने कैसे ईवो को एक इमेजिनेशन ब्रेक थ्रूज, जो उसने कहा था कि ये CEO के इमेजिनेशन ब्रेक थ्रूज होंगे, ठीक है। और ईवो जो था उसको एज अ ब्रेक थ्रू के तौर पे लिया गया, और कैसे उन्होंने जो है उसको ग्रो करने की कोशिश की। उस वक्त कैसे US की जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रही थी, चाइना फैक्टर का क्या रोल था, जो US की जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी वो नए स्टैंडर्ड्स लेके आ रही थी, जिसकी वजह से एक नया इंजन मार्केट में जो कि ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और ज़्यादा एफिशिएंट हो उसका स्कोप एग्जिस्ट करता था। लेकिन अगेन हम देखें कि वो रिवाइवल करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि उससे पहले GE का AC6000 इंजन जो था वो फेल हो चुका था, जब वो अपने प्रोमिसेस जो उसने कस्टमर से किए थे उनको डिलीवर नहीं कर सका था। लेकिन इसके बावजूद एमलेट ने कहा कि एक प्रॉमिसिंग लगता है, इसको हमें 10% प्रीमियम पे सोल्ड करना चाहिए। और एमलेट ने उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज किया और कैसे आसानी से US मार्केट कैप्चर की, ना सिर्फ US मार्केट कैप्चर की बल्कि फॉरेन मार्केट्स में भी GE को रेलवे के बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिला।
चाइना में, कज़ाकिस्तान में इन पर्टिकुलर उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। और उन्होंने चाइना, इंडिया और जो यूरेशिया है उसमें मार्केट्स को फर्दर कैप्चर किया। और हम देखते हैं कि जो एमलेट था उसने अपना ये गोल अचीव कर लिया कि कैसे इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जाएं। तो आज के अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर 31 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया है और इंशाल्लाह लेक्चर 32 में, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर है, उसमें हम फर्दर थोड़े से जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे उनको रिवाइज़ करेंगे। खुदा हाफिज़। लेक्चर 32 में मुलाकात होती है।